आय निज परेवती गन्ना लघु चेतसाम उदार चरित्रम तय वासुदेव कुटुंबकम। यह श्लोक विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र से लिया गया है, जो संसद भवन के मुख्य कक्ष में लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है कि यह मेरा है, यह पराया है। इस तरह की धारणा बहुत ही संकीर्ण और छोटे मन के व्यक्ति रखते हैं, और जो बड़े हृदय के व्यक्ति होते हैं, विशाल हृदय के व्यक्ति होते हैं, उनके लिए संपूर्ण विश्व ही उनका कुटुंब के समान होता है। और यही भारत की संस्कृति रही है कि उसने हमेशा से ही संपूर्ण विश्व उसके कुटुंब के समान रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप लोगों के बीच में एक जानकारी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं स्काई परिवार में। और मैं आज आप लोगों के बीच में एक टॉपिक को डिस्कशन करूंगा। आप निरंतर सुनते रहते हैं मीडिया के और न्यूज़पेपर के माध्यम से कि आखिरकार मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है। आखिरकार हमें जानकारी होनी चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर कितने स्तंभ होते हैं और मीडिया को, प्रेस को ही चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा आज कि लोकतंत्र के अंदर 4 स्तंभ होते हैं और मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। बाकी 3 स्तंभ कौन से होते हैं, आइए मिलकर जानकारी जुटाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधायिका। विधायिका के बाद आता है कार्यपालिका, और कार्यपालिका के बाद न्यायपालिका, और न्यायपालिका के बाद मीडिया। यानी कि सबसे पहले अगर स्तंभ की बात की जाए तो विधायिका होता है, दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो कार्यपालिका होता है, और तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो न्यायपालिका होता है, और चौथे नंबर पर मीडिया होता है, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। सबसे पहले प्रश्न आता है कि विधायिका क्या होता है। विधायिका में कानून बनाए जाते हैं, और कानून बनाने के बाद में जिसे लागू किया जाता है वह कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। अब लागू किए गए कानून को यदि कोई नहीं मान रहा है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया जाता है न्यायपालिका में, जो एक स्वतंत्र निकाय होता है। और उसके बाद में चीज़ों को हाईलाइट करना, ताकि पता चले कि किस व्यक्ति के साथ में गलत हुआ है, किस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है, उन सब को बताना, ग्राउंड स्तर पर हाईलाइट चीज़ों को करना, वो मीडिया का काम होता है, ताकि व्यक्ति को उस न्याय मिल सके। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले स्तंभ यानी कि विधायिका। विधायिका के अंदर केंद्र होता है, और केंद्र के अंदर सबसे पहले संसद को रखा जाता है। संसद को, राज्य के अंदर सबसे पहले विधानमंडल को रखा जाता है। विधानमंडल, संसद के अंदर एमपी होते हैं, और एमपी जो बनते हैं वो हम सभी जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा से होते हैं। विधानमंडल के अंदर भी सबसे पहले एमएलए होते हैं, और दूसरे नंबर पर एमएलसी होते हैं। अब हम केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में सबसे पहले होता है राष्ट्रपति। सबसे पहले राष्ट्रपति होते हैं केंद्र के अंदर, सेंट्रल के। और स्टेट के अंदर अगर हम बात करें तो राज्यपाल होते हैं, और इन्हीं के अंदर आता है मंत्री परिषद, और इसके अंदर भी आता है मंत्री परिषद। इसके अंदर भी क्या आता है, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। अब हम बात करते हैं कि मंत्री परिषद के बाद में आते हैं सचिव, और सचिव के बाद में आते हैं अधिकारी, और अधिकारी ही सेम यहां पर भी आते हैं। पहले सचिव आता है, और सचिव के बाद में अधिकारी आते हैं। अधिकारी। अब मैं आप लोगों के बीच में बताऊंगा कि सचिव और अधिकारी, और उसके बाद में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये इसके अंदर आते हैं। और इसके अंदर चीज़ों को किया जाता है हाईलाइट। अब मैं आप लोगों के बीच में बात करता हूं विधायिका की। विधायिका में सबसे पहले सेंट्रल होता है केंद्र, और राज्य के स्तर राज्य होता है। केंद्र के अंदर सबसे पहले संसद होती है, और राज्य के अंदर विधानमंडल होती है। एमपी होते हैं इसके अंदर, जो कानून बनाया जाता है, दोनों के अंदर कानून बनाया जाता है। उसके बाद कार्यपालिका उसको लागू करती है, जिसके अंदर केंद्र होता है और दूसरा राज्य होता है। केंद्र के अंदर राष्ट्रपति मुख्य व्यक्ति होता है, और राज्य के अंदर राज्यपाल मुख्य व्यक्ति होता है। मंत्री परिषद होती है, फिर उसके बाद में सचिव और अधिकारी होते हैं। अब कार्यपालिका चीजों को लागू करती है। इसके अंदर ये स्थायी होते हैं और ये अस्थायी होते हैं। इनको अगर हम बात की जाए तो ये अस्थायी होते हैं।
और अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये स्थायी होते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या कोई विधायिका के साथ साथ में कार्यपालिका का भी सदस्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि एमपी के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो मंत्री परिषद के अंदर भी आते हैं, वो बनारस से सांसद हैं और बनारस के साथ साथ वो केंद्र के संसद के अंदर भी विधायिका का भी हिस्सा हैं और कार्यपालिका का भी हिस्सा हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि राज्य स्तर पर विधानमंडल हैं, जैसे कि गोरखपुर से एमएलए हैं कौन? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और साथ ही साथ वो मंत्री परिषद का भी हिस्सा हैं। अब प्रश्न आता है कि बताइए कार्यपालिका ज्यादा शक्ति रखती है या विधायिका ज्यादा शक्ति रखती है? आखिर इन दोनों में पावरफुल कौन है? तो हम बात करते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल होता है विधायिका, क्योंकि यदि अगर विधायिका चाहे तो संसद के अंदर कानून बनाकर राष्ट्रपति को समाप्त कर सकते हैं महाभियोग के द्वारा। वे अविश्वास प्रस्ताव लाकर मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकते हैं, प्रधानमंत्री को समाप्त कर सकते हैं, उनके पद को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें, इसमें स्थायी निकाय होता है सचिव और अधिकारी। ये तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन इनका जो रिटायरमेंट होता है आप सभी जानते हैं 62 वर्ष होता है, 62 से 65 के समथिंग होता है। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका की। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हमको मिला कि विधायिका या कार्यपालिका में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? विधायिका होती है। विधायिका के अंदर कानून बनते हैं और इनको किसी को भी वो हटा सकती है। अब जाहिर सी बात है कि कानून के अंदर प्रस्ताव, बिल या फिर एक्ट, ये सारी की सारी चीजें बनती हैं। इन्हीं के अंदर विधेयक पारित होते हैं। विधेयक, प्रस्ताव, बिल, विधेयक, ये इन सब के अंदर पारित किए जाते हैं और पारित होने के बाद में वो एक्ट बन जाते हैं। और एक्ट बनने के बाद कार्यपालिका का कार्य होता है उन सबको लागू करना। तो विधायिका के अंदर कानून बनाए जाते हैं जिनके अंदर प्रस्ताव, बिल या इस तरह की चीजें प्रस्तुत की जाती हैं। तो कार्यपालिका उनको लागू करती है। कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद अस्थायी होते हैं, चाहे वो सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, लेकिन सचिव या अधिकारी स्थायी होते हैं। लेकिन यदि विधायिका चाहे तो इन सबको समाप्त करने की शक्ति रखती है। अगर बात करें न्यायपालिका के अंदर, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इनका काम होता है, यह एक स्वतंत्र निकाय है, जैसा मैंने पहले भी बताया है। इनका काम होता है न्याय करना। जो इन चीजों को लागू नहीं करता है उनके प्रति ये क्या करते हैं? न्याय करते हैं। अब बात आती है मीडिया की। मीडिया का काम होता है मुद्दों को हाईलाइट करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब से पहले 142वां स्थान था भारतीय मीडिया का, लेकिन वर्तमान में आई रिपोर्ट के अनुसार स्थान हो गया है 150वां। तो जान सकते हैं कि मीडिया अपने आप को किस लेवल पर रखती है कि उसको संपूर्ण भारत के अंदर 150वां स्थान मिलता है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। जैसा कि मैंने बताया, विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का कानून होता है कार्य होता है उसको लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य होता है यदि कोई उसका उल्लंघन करता है, उसके नियमों के अनुसार नहीं चलता है, तो उसको दंड का प्रावधान करना। और मीडिया का कार्य होता है उन मुद्दों को हाईलाइट करना जो न्यायपालिका के अंतर्गत आ सकें। तो प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से विधायिका ज्यादा पावरफुल होती है या कार्यपालिका ज्यादा पावरफुल होती है? तो हमें हमारे सवाल का उत्तर मिला कि विधायिका ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि विधायिका के अंदर प्रस्ताव, बिल और विधेयक पारित होकर एक्ट बनते हैं और वो उन्हीं के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाने की पावर भी रखते हैं, मंत्रिपरिषद, सचिव या अधिकारी। इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल विधायिका होती है। तो दोस्तों बने रहिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में एक नई जानकारी के साथ, क्योंकि काफी दिनों से हमारे से प्रश्न पूछे जा रहे थे कि आखिर मीडिया जो होता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, 4 नंबर का। तो बाकी के 3 स्तंभ कौन से होते हैं? आज की जानकारी में हमने पाया कि पहला स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा मीडिया होता है। तो बने रहिएगा, अगली वीडियो के साथ में, अगली क्लास के साथ में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।